हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने मोल कंसेप्ट के अंदर कुछ फॉर्मुलेस डिराइव किए थे। पहले तो मैंने आपको सिखाया था कि एटॉमिक मासेस वगैरह क्या होता है, कैसे हम इनको यूज करते हैं, कैसे हम इनको कैलकुलेट करते हैं। और फिर हमने दो फॉर्मूले यूज करना सीखा था। एक फॉर्मूला जो हमने बनाया था दैट वाज फ्रॉम मास, कि आप कैसे मास से मोल्स कैलकुलेट करते हो। तो गिवन मास को आप मोलर मास से डिवाइड कर दो तो वहां से आपका क्या मिलता है, मोल्स। और दूसरा मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स कैलकुलेट करने का, कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो उनको आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। और फिर मैंने आपको इन दोनों फॉर्मुलेस को आपस में रिलेट करना सिखाया था। एक क्वेश्चन भी हमने किया था, और जहां तक मुझे याद है मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कुछ ये था, टू कैलकुलेट number of atoms of each type in 1.8 ग्राम ग्लूकोज। ठीक, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। आई होप आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही सॉल्व कर लिया होगा। तो आओ डिस्कस करते हैं और देखते हैं आपने इसको सही सॉल्व किया है या फिर नहीं किया है। सबसे पहले तो आप मुझे ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है C6H12O6 होता है। इसका आप मोलर मास कैलकुलेट करो, इसका आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो 180 आएगा। ठीक, अब आपको कैलकुलेट करने नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। तो भाई नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहला आप काम करो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास और उस मास को डिवाइड कर दो मोलर मास से। ठीक है, तो बताओ गिवन मास कितना है, गिवन मास है 1.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 180, डिवाइड करोगे तो आपको 0.01 मोल मिल जाएगा। ठीक, तो ये आ गए ग्लूकोज के मोल्स C6H12O6। अब आप देखो ये मोल्स ऑफ ग्लूकोज है। ग्लूकोज खुद क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज के मोल्स से आप ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट क्या करोगे, आप कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ C6H12O6 मॉलिक्यूल्स। बताओ मोल्स से मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, वेरी गुड, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, Na से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू बनेगी 0.01 इंटू Na। तो ये तो आए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बताना है, आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ एटम्स। और वो भी हर टाइप के, अलग अलग टाइप के। कार्बन अलग बताना है, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। तो बहुत आसान है। अब आप एक मॉलिक्यूल की शक्ल देख लो तो हम क्या बोलेंगे कि भाई वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अगर मैं लिखूं C6H12O6 तो बताओ इसमें कितने कार्बन एटम होंगे, 6 तो होंगे कार्बन एटम्स, 12 क्या होंगे हाइड्रोजन एटम्स, और 6 क्या होंगे ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो देखो अगर एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 0.01 Na molecules of C6H12O6। तो बहुत आसान हो चुका है। देखो अगर एक मॉलिक्यूल में 6 हैं तो 0.01 Na में कितने होंगे, इंटू 6, दैट इज 0.06 Na तो होंगे कार्बन। बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे, 0.12 इंटू Na, सिंपल, मल्टीप्लाई करते जाओ। बताओ ऑक्सीजन कितने होंगे, वो भी होंगे 0.06 Na ऑक्सीजन एटम्स। तो ये हुआ आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जहां पे हमने गिवन मास से सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ किसको कैलकुलेट किया, एटम्स को कैलकुलेट किया। कर सकते हैं, ठीक है। चलो एटम्स के बाद आप एटम्स कैलकुलेट कर सकते हो, आयंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। आयंस देखो, जैसे क्वेश्चन आयंस के ऊपर भी कर ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके पास कैलकुलेट
number of ions in 19 ग्राम MgCl2। MgCl2 में क्या करना है आपको, नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करना है। तो देखो ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आयंस हम बाद में कैलकुलेट करेंगे ना, मैं आपको तीसरा फॉर्म डिराइव करवा लेता हूं। आयंस कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे आपको इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करके दिखाना होगा, है ना। तो चलो कैलकुलेशन ऑफ आयन ही डिस्कस कर लेते हैं, हेडिंग तो डाल ही ली हमने। चलो देखो आप, तो कैलकुलेशन ऑफ आयंस, फिर तीसरा फॉर्मूला रिलेट करेंगे। कभी कभी आपसे आयंस कैलकुलेट करवाता है, तो आयंस किस में कैलकुलेट करते हैं, आयंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में, या फिर आयनिक कंपाउंड में। तो आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। जैसे आपका हो गया NaCl, जैसे हो गया MgCl2, जैसे हो गया AlCl3, है ना, Al2O3, ये सब आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं और इनके अंदर बेसिकली कैटायन और एनायन प्रेजेंट होता है, ठीक। तो पहले तो आपको आयन का चार्ज और उसका नंबर दोनों निकालना आना चाहिए। जैसे NaCl है, देखो जो पहले लिखा हुआ होता है वो कैटायन होता है, जो बाद में लिखा हुआ होता है वो एनायन होता है। ये तो हो गया चार्ज। नंबर निकालने के लिए क्या किया करो, जो इनके कोएफिशिएंट है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो देखो ये क्या देगा, एक Na प्लस आयन देगा और एक Cl माइनस आयन देगा। अब इसको देखो MgCl2, जो पहले लिखा कैटायन, जो बाद में लिखा एनायन। अब चार्ज निकालना है, तो इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बनाएगा Mg2 प्लस Cl माइनस। ऐसे आप इसको ब्रेक करोगे, फिर आप एटम्स बैलेंस करोगे। कितने क्लोरीन है यहां पर, 2, यानी एक MgCl2 एक Mg2 प्लस आयन दे सकता है और साथ में 2 Cl माइनस आयंस देगा। आ रही बात समझ में। ये देखो AlCl3, बताओ ये टूट कर क्या बनाएगा, जो पहले लिखा कैटायन, जो बाद में लिखा एनायन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो Al3 प्लस Cl माइनस। अब एटम बैलेंस करो, एक एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन, बैलेंस्ड है। सेम इसी तरह Al2O3। अब आप देखो Al2O3, जो पहले लिखा कैटायन, जो बाद में लिखा एनायन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Al बनेगा 3 प्लस और ऊपर आएगा 2 माइनस। बैलेंस करो, 2 एल्यूमिनियम 2 Al3 प्लस, 3 ऑक्सीजन 3O2 माइनस। आ रही बात समझ में। तो ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स और आयनिक कंपाउंड्स। आपको एक इलेक्ट्रोलाइट को या आयनिक कंपाउंड को उसके आयंस में ब्रेक करना आना चाहिए। फिर आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब हमने यहां पे आयनिक कंपाउंड डिस्कस कर लिए हैं, तो हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए एक टर्म लिखते हैं, फॉर्मूला यूनिट। देखो फॉर्मूला यूनिट कुछ नहीं है, दिस इज इक्वल टू मॉलिक्यूल। जैसे हम बोले H2O, तो ये H2O का एक मॉलिक्यूल है। तो वहीं अगर एक आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl, तो मैं इसको इसका मॉलिक्यूल नहीं बोलकर इसको क्या बोल देता हूं, इसकी फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। तो कभी फॉर्मूला यूनिट लिखा हुआ मिल जाए तो आप उससे कंफ्यूज मत होना, उसको हम एज ए मॉलिक्यूल ही ट्रीट करेंगे। एक मॉलिक्यूल ऑफ NaCl बोल दो या फिर एक फॉर्मूला यूनिट बोल दो, दोनों का मतलब क्या है हमारे लिए सेम होगा। तो अब ध्यान रखना, फॉर्मूला यूनिट को हम मॉलिक्यूल्स की तरह ही ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ KCl इन 7.45 ग्राम। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स का मतलब क्या है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही बताना है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने के लिए पहले आपके नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो, KCl गिवन मास 7.45 डिवाइडेड बाय मोलर मास आएगा इसका 74.5, 39 प्लस 35.5, वैल्यू कितनी आ गई 0.1 मोल।
तो होता है मोल्स। बताओ मोल्स से मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करते हैं? Na से मल्टीप्लाई, तो बस सिंपल नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स किसके इक्वल हो जाएगा? 0.1 Na के इक्वल होगा। तो इस टर्म का मतलब ध्यान रखना, फॉर्मूला यूनिट कोई अलग से टर्म नहीं है। जैसे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हो, वैसे ही आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स बोलते हैं। आप इसे कॉपी करो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं, देखो इसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड ऑन डिसॉल्विंग 19 ग्राम MgCl2 इन वाटर। ठीक, तो 19 ग्राम MgCl2 को वाटर में डिसॉल्व करने पर कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप MgCl2 को ब्रेक करके देख लो। बताओ MgCl2 वाटर के अंदर ब्रेक होकर क्या बनाएगा? अभी सिखाया मैंने आपको, क्या बनाएगा? Mg2 प्लस 2Cl माइनस बनाएगा। तो MgCl2 पहले आप निकालो इसके मोल्स। देखो 19 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास आप कैलकुलेट करना, 95 आएगा। कैसे? 24 प्लस 2 क्लोरीन हो गया 71। कितना हो गया? 71। 71 प्लस 24 कितना हो गया? 95। तो आगे इसके मोल्स 1/5 आ गया, 1/5 मोल। बस हो गया। बताओ इसके एक मॉलिक्यूल से कितने Mg2 प्लस आयन मिल रहे हैं? एक Mg2 प्लस और 2 Cl माइनस। तो पहले आप निकालो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ MgCl2 कितना होगा? मोल्स इंटू Na, यानी वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1/5 Na आ गए। बस अगर एक मॉलिक्यूल से एक Mg2 प्लस मिल रहा है तो बताओ नंबर ऑफ Mg2 प्लस आयंस कितने होंगे? कितने होंगे? 1/5 इंटू Na ही होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक आयन है। बताओ नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस कितने होंगे? कितने होंगे? एक से कितने मिल रहे हैं? 2, तो कितना हो जाएगा? 2/5 Na। दोनों को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने? 3/5 Na। बात समझ में आ रही है? तो आप इस तरह से नंबर ऑफ आयंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको इस आयनिक कंपाउंड को अपने आयंस के अंदर ब्रेक करना आना चाहिए। तो पहले मोल्स से मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से आप नंबर ऑफ एटम्स या फिर आयंस कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो कर सकते हैं? चलो अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने का मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, वो शायद आपको थोड़ा और अच्छा लगे। ठीक, उसमें हम मोल्स से डील करेंगे। तो एक बार आप इसे कॉपी करो, फिर हम एक और टाइप देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिससे आप ना थोड़ा और होता क्या था, कुछ लोगों को यहाँ कंफ्यूजन होता है, मोल्स से मॉलिक्यूल्स निकालना फिर मॉलिक्यूल्स एटम्स निकालना। ठीक है, थोड़ा सा इस कंफ्यूजन को अवॉइड हम और कर सकते हैं एक और तरीके से। आओ देखते हैं उस तरीके को। तो देखो एक एग्जांपल देखना, मैं आपसे बोल रहा हूं 1 मॉलिक्यूल H2SO4। ठीक है, बताओ इस एक मॉलिक्यूल H2SO4 में आपको कितने हाइड्रोजन एटम्स दिख रहे हैं? 2 हाइड्रोजन एटम्स है? बताओ सल्फर एटम कितना है? एक सल्फर एटम है, सही है। बताओ कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक, चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन सबको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, बताओ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, या पैसा देख लो, अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, बताओ Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 2 Na हाइड्रोजन एटम्स होंगे, सही है। बताओ कितने सल्फर एटम्स होंगे? Na सल्फर एटम्स होंगे। ठीक,
बताओ कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे? 4 Na ऑक्सीजन एटम्स होंगे। बोलो, यहां तक आपको कोई डाउट है? मैं लिख सकता हूं ना, सिंपल यूनिटरी मेथड है कि अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स में 4 होंगे। Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 2 into Na होंगे। ठीक, अब आप ध्यान से देखना इस चीज को। बताओ, क्या मैं Na मॉलिक्यूल्स को 1 मोल बोल सकता हूं? बोल सकता हूं ना? तो यहां पे क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 1 मोल H2SO4। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। बताओ 2 Na हाइड्रोजन एटम्स को हम क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड, 2 मोल्स। तो हम क्या लिखेंगे? 1 मोल H2SO4 में 2 मोल क्या है? हाइड्रोजन एटम्स है। बताओ सल्फर एटम कितने होंगे? 1 मोल, है ना? बताओ 4 Na ऑक्सीजन एटम का मतलब कितना हो गया? 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे। इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों को कंपेयर करके हम ये बोल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उसके 1 मोल में उतने ही उन एटम्स के क्या होते हैं? मोल्स होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 1 मोल H2O, तो बताओ 1 मोल H2O में कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे? हां, 2 मोल क्या होंगे? हाइड्रोजन एटम के होंगे। और 1 मोल किसके होंगे? ऑक्सीजन एटम के होंगे। तो ये चीज समझ में आती है? मैं अगर आपसे बोलता हूं, मान लो 1 मोल H3PO4, तो बताओ 1 मोल H3PO4 में, हां वेरी गुड, हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 मोल हाइड्रोजन एटम्स होंगे और 1 मोल फास्फोरस एटम होगा और क्या होगा? और क्या होगा? और 4 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। क्लियर? अगर आपको 1 मोल के लिए पता है फिर आप कितने भी मोल्स के निकाल सकते हो। कैसे? देखो 1 मोल में इतने हैं। बताओ अगर मैं इसके 5 मोल्स लेता तो उसका 5 टाइम्स हो जाता, यानी हाइड्रोजन कितना होगा अब? 15 मोल। बताओ फास्फोरस कितना होगा? 5 मोल। बताओ ऑक्सीजन कितना होगा? वेरी गुड, कितना? 20 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। ये तो आ गए मोल्स, लेकिन आपको निकालना है मान लो नंबर, कितने हाइड्रोजन एटम होंगे। तो भाई देखो मोल्स हाइड्रोजन के पता है, अगर 15 मोल हाइड्रोजन एटम है इसका मतलब कितना हो गया? 15 Na। 5 मोल फास्फोरस है तो कितना हो गया? 5 Na। 20 मोल ऑक्सीजन है तो कितना हो गया? 20 into Na। ठीक, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ये थोड़ा आसान और थोड़ा क्विक कैलकुलेशन वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी भी हमने ग्लूकोज वाला क्वेश्चन किया था 1.8 ग्राम, जो मैंने आपको लास्ट क्लास होमवर्क भी दिया था। चलो उसी क्वेश्चन को एक बार हम इस मेथड से करते हैं, है ना? फिर आप ये कॉपी भी कर लेना, ऐसा कर लो, पहले कॉपी कर लो फिर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वापस से क्वेश्चन रिपीट करते हैं लेकिन इस मेथड से। क्वेश्चन क्या था? आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने थे ऑफ ईच टाइप इन 1.8 ग्राम ग्लूकोज। ठीक, चलो तो हम ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं ग्लूकोज की। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आएंगे? 1.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास 180, दैट इज 0.01 मोल्स। ठीक, अब आप लिखो, पहले देखो 1 मॉलिक्यूल, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6। बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स हैं? 6 कार्बन एटम्स। तो 6 कार्बन एटम की जगह अब आप डायरेक्ट ना मोल में डील कर लेता हूं। अब तो मैंने आपको सिखाई दिया है, तो मैं मॉलिक्यूल की जगह डायरेक्ट मोल में डील कर रहा हूं कि अगर मैं लिखूं 1 मोल ग्लूकोज C6H12O6,
बताओ 1 मोल ग्लूकोज में कितने मोल कार्बन होंगे? 6 मोल तो होगा कार्बन, 12 मोल क्या होगा? हाइड्रोजन एटम, और 6 मोल क्या होगा? ऑक्सीजन एटम्स। ठीक, अगर बताओ 1 मोल में इतना है तो आपके पास कितना मोल है? 0.01 मोल। तो बताओ 0.01 मोल ग्लूकोज में कितना कार्बन होगा? 0.06 मोल कार्बन। बताओ हाइड्रोजन कितना होगा? 0.12 मोल हाइड्रोजन एंड 0.06 मोल ऑक्सीजन होगा। तो मैंने कंपाउंड के मोल से एटम्स के मोल्स निकाल लिए, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर कार्बन के 0.06 मोल है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना होगा? 0.06 Na। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना होगा? 0.12 Na, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना होगा? 0.06 Na होगा। तो अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का पिछला मेथड समझ में नहीं आया हो तो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएंगे, आप आंसर्स मैच कर सकते हो। ठीक, तो ये आपके पास 2 फॉर्मूले बनते हैं मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के। तो मैंने आपको सिखाया मोल्स आप मास से कैलकुलेट करते हो यूजिंग गिवन मास अपॉन मोलर मास, और एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स से कैलकुलेट करते हो, जितना भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो उसको Na से डिवाइड कर दो तो आपको मोल्स मिल जाएंगे। और ये उसके ऊपर बेस्ड कुछ ट्रिक्स, टिप्स और क्वेश्चंस जिनको आप यूज करोगे। चलो, तो इन दोनों फॉर्मूले को मैंने आपको यूज करना सिखा दिया है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने थर्ड फॉर्मूले की तरफ। फिर थर्ड फॉर्मूले को पढ़ेंगे और तीनों को कंबाइन करके फिर हम उनके ऊपर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ता है और देखते हैं अपने थर्ड फॉर्मूले को। देखो, थर्ड फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए पहले आपको एक इक्वेशन पता होना चाहिए जिसे हम आइडल गैस इक्वेशन बोलते हैं, और आई होप आइडल गैस इक्वेशन को आप अच्छी तरह जानते हो। तो चलो बात करते हैं आइडल गैस इक्वेशन की। तो क्या होता है आइडल गैस इक्वेशन? सिंपल, PV इज इक्वल्स टू nRT। चलो पहले यहां पे टर्म्स का सिग्निफिकेंस लिख लेते हैं। P यहां पर क्या होता है? प्रेशर। V क्या होता है? वॉल्यूम, जो भी आप गैस यूज कर रहे हो। ठीक है ना, सब गैसेस के लिए होता है, तो आप जानते ही हो। N क्या होता है? N होता है मोल्स ऑफ गैस, और T क्या होता है? T होता है टेम्परेचर ऑफ गैस। अब बचा क्या? R। R क्या होता है? R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक, और इस R की कुछ वैल्यूज होती हैं। R की एक वैल्यू तो होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये इसकी SI यूनिट है जो इस चैप्टर में तो आपके काम नहीं आएगी। कभी अगर आपको याद नहीं भी रहे तो भी कोई इश्यू नहीं है। अभी आपको जो वैल्यू याद रहनी है वो है ये, R इज इक्वल्स टू 0.0821 ATM इंटू लीटर पर केल्विन पर मोल। अभी थ्रू आउट द चैप्टर आप R की यही वैल्यू यूज करोगे। कभी भी अगर आपको यूज करनी पड़े यही वैल्यू आपको याद रखनी है। बस इस वैल्यू का एक रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? कि आप ये वैल्यू तभी यूज कर सकते हो जब प्रेशर आपने कौन सी यूनिट में यूज किया है? ATM, और वॉल्यूम आपने कौन सी यूनिट में यूज किया है? लीटर। ठीक, R की एक और वैल्यू होती है, वो मैं आपसे यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारे किसी भी काम नहीं आएगी। तीसरी एक और चीज याद रखना, आप इस इक्वेशन में जो टेम्परेचर यूज करते हो, दिस टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो पहले आप उसे केल्विन में कन्वर्ट करोगे और फिर उसके बाद आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। क्लियर? कॉपी करो, इस इक्वेशन को यूज करते हैं और इसके बेसिस पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का थर्ड फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन जो पहले आपको PV इक्वल टू nRT यूज करना सिखाएगा।
क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोल्स ऑफ गैस at 3 atm pressure which is filled in a container of volume 24.63 liter at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अभी तो मैं सिर्फ आपको यूज करना सिखा रहा हूं, कैसे वैल्यूज प्लेस करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मूला भी बनाएंगे। अभी तो आपको इतना ज्यादा यूज करना नहीं पड़ता है पीवी इक्वल टू आरटी, पर आगे आप एक चैप्टर पढ़ते हो गैसियस स्टेट, वहां पर आप इसको दोबारा बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो वहां आप दोबारा इसको डिटेल में डिस्कस करोगे। अभी तो मेरे पास इसका काम है, बस इसीलिए मैं इसको यहां पर डिराइव कर रहा हूं, ना डिफाइन कर रहा हूं, यूज करना सिखा रहा हूं। तो आपको एक गैस दी हुई है, उस गैस का आपको प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर इज 3 atm, वॉल्यूम दिया है 24.63 लीटर, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन आपके पास हो जाएगा। ठीक, तो 300 केल्विन हो गया। और अब आप मुझे बताओ मैं आर की वैल्यू यहां पर क्या यूज करूंगा। प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में, तो हम आर के वैल्यू क्या यूज करते हैं, 0.0821। कैलकुलेट करना है मोल्स, तो आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, N इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, पीवी अपॉन आरटी। प्रेशर 3 atm, वॉल्यूम 24.63 अपॉन आर की वैल्यू 0.0821 इंटू 300। अगर आप याद रख सको, ये वैल्यू हमेशा 24.63 लीटर आएगी, हमेशा 24.63 गया। बताओ गैस के मोल्स कितने आ गए, 3 मोल्स आ गए। ठीक, तो इस तरह से आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके हम किसी भी गैस के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल्स दिया हो, प्रेशर दिया हो, टेम्परेचर दिया हो, हम उसका वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर जो चाहो वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो अपना इक्वेशन बना, यह है आपका आइडियल गैस इक्वेशन, और ये इसको यूज करने का तरीका। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो हम यहां पर एक कंडीशन डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या होता है, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm। ये आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। लेकिन एक ऐसी जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूं, याद आपको स्टैंडर्ड कंडीशन यही रखनी है, यही यूज करनी है। ठीक, यह ओल्ड कन्वेंशन। अभी आईयूपीएसी का नया कन्वेंशन आ चुका है, फॉर स्टैंडर्ड कंडीशंस। नए कन्वेंशन के हिसाब से स्टैंडर्ड कंडीशन पर प्रेशर होता है 1 बार, और टेम्परेचर कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस ये बन चुकी हैं, लेकिन आपको ये यूज नहीं करनी है। आप यूज अब भी कौन सी करोगे, पुरानी वैल्यूज। क्यों, क्योंकि हमारे सारे फॉर्मूले पुरानी वैल्यूज के ऊपर बेस्ड हैं, और आप उसी को यूज करोगे। हमने फॉर्मूले चेंज नहीं किए। अब हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो इन कंडीशंस पे करते हैं, लेकिन ये हमारी कंडीशन वैलिड है। अगर इस चैप्टर में आपसे कोई एसटीपी, चाहे एसटीपी बोल दे या फिर एनटीपी बोल दे, एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, लेकिन हम यहां एसटीपी और एनटीपी दोनों को सेम लेकर चलते हैं। एसटीपी कितना, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। तो ये बात दिमाग में रख लेना, फोकट दिमाग मत लगाना इधर से उधर। कोई बोल रहा है एसटीपी है, कोई आपके फ्रेंड बोल रहा है एनटीपी अलग होता है, एसटीपी अलग होता है। हाँ अलग होता है, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए आपको दोनों क्या लेकर चल रहे हैं, सेम। बिल्कुल भी जब तक वो खुद नहीं बोल दे कि एनटीपी पर
आप टेम्परेचर लो 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर लो 1 atm, तब तक हमें दिमाग नहीं लगाना है। हमारे लिए दोनों कंडीशंस क्या होंगी? सेम। वैसे भी अब आपको एनटीपी लिखा हुआ नहीं मिलता है, मिलेगा तो हमेशा क्या मिलेगा? एसटीपी। और आपके लिए एसटीपी का मतलब क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। अब इसका फायदा क्या है? देखो, इस कंडीशन को हम यूज कर रहे हैं 1 मोल गैस के लिए। कितनी गैस के लिए? 1 मोल गैस के लिए। और हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी। तो अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा nRT/P। देखो, मोल्स कितने हो गए? 1, R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर हो चुका है 273, डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है? 1। यहां से आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 22.4 लीटर्स। और ये आपको एज इट इज याद रखना है कि अगर आप कोई भी गैस हो, गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, 1 मोल गैस अगर एसटीपी पर है तो उसका वॉल्यूम हमेशा कितना आएगा? 22.4 लीटर्स आएगा, जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन से कैलकुलेट किया। अब अगर हमें पता है कि 1 मोल गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम कितना है, तो यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला? कॉपी करो, डिराइव भी करते हैं। तो अब देखो, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला। हम क्या बोलेंगे कि भाई 22.4 लीटर्स ऑफ अ गैस अगर मेरे पास एसटीपी पर प्रेजेंट हो तो उससे कितना मोल होता है? इसका मतलब है 1 मोल गैस। ये मतलब है ना, हमने भी डिराइव किया कि कोई भी गैस हो अगर उसका 1 मोल एसटीपी पर है तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा? 22.4। तो मैं उल्टा बोल रहा हूं, अगर किसी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 लीटर है, उसका मतलब कितना मोल गैस हुई? 1 मोल। बताओ, अगर वॉल्यूम 1 लीटर हो तब कितने मोल्स बनेंगे? तब बनेंगे आपके पास 1/22.4 बनेगा। तो अगर आपको गैस का वॉल्यूम पता है, V लीटर ऑफ गैस, कहां पर? एट एसटीपी पर, तब बताओ कितने मोल्स बन जाएंगे? V/22.4 मोल्स। तो यहां से हमारे पास एक और नया फॉर्मूला जनरेट होकर आ गया है, दैट इज अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं ऑफ अ गैस, किसके? गैस। यानी ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किस पर वैलिड है? गैस पर वैलिड है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस किसके इक्वल होंगे? उसका वॉल्यूम, दैट इज गिवन वॉल्यूम कहां पर? एसटीपी पर, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। अब ध्यान देना, यहां पे गलती करते हो, ये वॉल्यूम भी किस में होना चाहिए? लीटर में। अगर ये वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो फिर आप इसको भी किस में कन्वर्ट करोगे? मिलीलीटर, यानी इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप ध्यान रखना, क्वेश्चन यूज करते टाइम अगर गैस का वॉल्यूम मिलीलीटर्स में दिया है तो आप इसको भी मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे। गैस का वॉल्यूम लीटर में है तो आप इसको डायरेक्टली लीटर से डिवाइड कर सकते हो। तो ये अपने पास थर्ड फॉर्मूला बना, विच इज ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर गैसेस। आप कभी भी इसको लिक्विड और सॉलिड के लिए यूज मत करना, ये गलती कई बार आप लोग करते हो और उससे ऑब्वियस सी बात है आंसर भी गलत आना है। क्लियर? चलो, आ गया थर्ड फॉर्मूला। पहले इसको यूज करना सिखाता हूं, उसके बाद हम अब अपने तीनों फॉर्मुलेस को एक साथ कंबाइन करेंगे और फिर इनको रिलेट करते हुए इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले तो देखो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन, पहला आपके पास 89.6 लीटर CO2 एट STP, सेकेंड है 112 ml O3 एट 1 atm एंड 273 केल्विन। ठीक,
ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना सिखा रहा हूं, कुछ भी नहीं है। तो क्या करना है, देखो आपने अभी भी फॉर्मूला बना ही लिया है कि अगर आपको गैस का वॉल्यूम पता है तो उसको 22.4 से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएंगे, मोल्स। बस जो गैस का वॉल्यूम दिया है वो कहां पर होना चाहिए, एसटीपी पर होना चाहिए। देखो एसटीपी पर दिया है, बताओ CO2 के मोल्स कैसे निकालूं। गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी 89.6 डिवाइडेड बाय 22.4। तो कैंसिल करो, ये इसको 4 टाइम्स कैंसिल करेगा, यानी कितने मोल्स आ गए, 4 मोल्स। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो आपको वैल्यू लिख कर दे देगा। तो देखो 1 atm 273 केल्विन, मैं जानता हूं कि ये क्या है, एसटीपी है। तो एसटीपी पर बताओ ओजोन के मोल्स कितने होंगे, हाँ बिल्कुल सही, कितना, 112/22.4। तो अगर आप ये लिख रहे हो तो आप एक गलती कर रहे हो, क्या, यूनिट। वॉल्यूम किस में दिया है, मिलीलीटर्स में, आप डिवाइड कैसे कर रहे हो, लीटर्स में। कई बार हमने सीखा है, ध्यान रखना हमेशा, डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम। यूनिट्स को सेम करो तो 112 अगर ऊपर ml है तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होता है, 1000। तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 22,400। अब ये इसको 2 टाइम्स कैंसिल करेगा, आपको मोल्स मिलेंगे 1/200, दैट इज 0.005। कर सकते हैं। तो ये आपके पास बेसिक सा फॉर्मूला कि अगर आपको गैस का वॉल्यूम पता है एसटीपी पर तो आप उसके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। आप उल्टा भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, उल्टा। अगर आपको गैस के मोल्स पता है तो आप उससे गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो एसटीपी पर। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला बना, देखो अपने पास वॉल्यूम एट एसटीपी, और इसको हमने रिलेट किया मोल्स के साथ। अगर आपको वॉल्यूम एट एसटीपी से मोल्स निकालना है तो आप 22.4 लीटर से इसको डिवाइड कर दो, और अगर आपको मोल्स से वॉल्यूम निकालना है तो आप इसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूं 2 मोल नाइट्रोजन एट एसटीपी, बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, सिंपल 2 इंटू 22.4 कितना हो जाएगा, 44.8 लीटर्स। कर लोगे ना, तो वॉल्यूम दिया है, मोल्स निकालना है, 22.4 से डिवाइड करोगे, मोल्स दिए हैं, वॉल्यूम निकालना है, तो आप उसे क्या करोगे, 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये बेसिक सा यूज है इस फॉर्मूले का। अब इस फॉर्मूले को हम अपने बाकी 3 फॉर्मूलेस के साथ रिलेट करते हैं और उनको कंबाइन करके इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। अभी देखो हमने जो फॉर्मूले बना लिए अब उनको रिलेट कर रहे हैं। पहला फॉर्मूला हमने मोल्स कैलकुलेट करना सीखा, मास। ठीक, दूसरा हमने मोल्स कैलकुलेट करना सीखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और तीसरा फॉर्मूला हमने मोल्स कैलकुलेट करना सीखा कहां से, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी से। ठीक, इन तीनों से हमने क्या कैलकुलेट करना सीखा है, नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे, थोड़ा रिकॉल करना, दिमाग पे जोर डालना, कॉपी में मत देखना। बताओ मास से मोल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ वेरी गुड, क्या करते हैं, डिवाइड बाय मोलर मास। और अगर मुझे मोल्स से मास निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक, चलो सिमिलरली अगर मुझे मोल्स वॉल्यूम से मोल्स निकालना हो, ठीक, तो वॉल्यूम से मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा करो, वॉल्यूम से मोल्स निकालना है तो हम डिवाइड करते हैं 22.4 लीटर से, है ना। आपको गैस का वॉल्यूम दिया हुआ एसटीपी पर, उससे आपको गैस के मोल्स निकालना है तो आप उसे 22.4 से डिवाइड करोगे। सिमिलरली अगर मुझे गैस के मोल्स से वॉल्यूम निकालना हो तो मैं इसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सही है।
नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स से अगर मोल्स निकालना हो तो डिवाइड बाय Na, और मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो तो मल्टीप्लाई बाय Na। सिंपल सा फंडा है, किसी भी चीज से मोल्स निकालना है तो डिवाइड करोगे, मोल्स से इन तीनों में से कोई चीज निकालनी है तो आप मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मान लो 2 मोल्स हैं, वॉल्यूम निकालना है तो 2 इंटू 22.4, मास निकालना है तो 2 इंटू मोलर मास, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो 2 इंटू Na। बस इस चार्ट के थ्रू आप अपने तीनों फॉर्मूलेस को रिलेट कर सकते हो। कैसे रिलेट कर सकते हो, आओ एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, फिर थोड़ा और रिफाइन करेंगे क्वेश्चंस को। जैसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, मैं क्वेश्चन करवा दूं फिर आप आराम से कॉपी कर लेना। क्वेश्चन इज, मुझसे बोल दिया कि कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन गैस which occupies 11.2 लीटर at STP। तो आपको ओजोन गैस का STP पर वॉल्यूम दिया है और उसका मास पूछा है। तो आपको वॉल्यूम दिया है और वॉल्यूम से पूछा है मास। तो रास्ता देखो, वॉल्यूम से पहले निकालोगे मोल्स और मोल्स से आप क्या निकालोगे, मास। तो सबसे पहले आप ओजोन के मोल्स निकाल लो। मोल्स कितने, गिवन वॉल्यूम एट STP 11.2 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, कितना मोल आ गया, हाफ मोल आ गया। तो वॉल्यूम से निकाल लिया मोल्स, अब मोल से निकालना है मास। बताओ मोल से मास निकालने के लिए क्या करेंगे, इनटू मोलर मास। तो मास ऑफ ओजोन गैस कितना होगा, हाफ इनटू इसका मोलर मास हो गया 48, दैट इज 24 ग्राम। तो 11.2 लीटर अगर आपके पास ओजोन है STP पर तो उसका मास किसके इक्वल होगा, 24 ग्राम के इक्वल होगा। पहला टाइप। एक और टाइप ऑफ, मतलब बहुत सारे होते हैं टाइप, तो एक नंबर ऑफ पार्टिकल करते हैं कैलकुलेट। मान लो कोई मुझसे कहता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन मैं लेता हूं 8.96 लीटर CO2 एट STP। तो यहां आप थोड़ा ध्यान देना, यहां आप मिस्टेक कर लेते हो। सबसे पहले आपको 8.96 लीटर CO2 दी हुई है STP पर, दी हुई है। तो पहले आप निकालो मोल्स ऑफ CO2। कैसे निकालोगे, गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4। तो देखो ये इसको 4 टाइम्स कैंसिल करता है, वैल्यू आएगी 0.4 मोल, वो आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक। तो वॉल्यूम दिया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, वॉल्यूम से पहले आपने निकाले मोल्स। तो आपको किसके मोल्स मिले, आपको CO2 गैस के मोल्स मिले। बताओ CO2 एक एटम है या मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है ना। तो जब आप मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल रहे हो तो पहले आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, या फिर अभी मैंने आपको एक दूसरा तरीका सिखाया था, अब तो उससे करो। बताओ 1 मोल CO2 में टोटल एटम्स बताने ना, बताओ 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, टोटल कितने होंगे, टोटल 3 मोल एटम्स होंगे। सही है ना, 1 मोल CO2 है, 1 CO2 में 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन और 2 मोल ऑक्सीजन, यानी टोटल कितने मोल्स होंगे, 3। तो अगर 1 मोल CO2 में 3 मोल एटम्स हैं तो बताओ 0.4 मोल CO2 में कितने एटम्स होंगे, 3 इंटू 0.4 यानी 1.2 मोल एटम्स। और 1.2 मोल एटम्स का मतलब कितना हो गया, 1.2 Na एटम्स। कर सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको इस चार्ट के बेसिस पर, इन 3 फॉर्मूलेस के बेसिस पर रिलेट करके सॉल्व आने चाहिए, ठीक। अब आप इस चार्ट को कॉपी करो। ठीक है, तो चलो
ये आपके पास बस फॉर्म है। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनमें आपको वॉल्यूम ऑफ गैस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मास को रिलेट करना हो सकता है। 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको यहाँ करके दिखाई दिए, है ना। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटे मोटे, फिर बाकी क्वेश्चंस आप इन पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको ये यूज करना आएगा और उतने ही ज्यादा फॉर्मुलेज आपको याद देंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और, क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि कैलकुलेट, या ऐसा लिखो, व्हाट मास ऑफ NO2 गैस विल ऑक्यूपाई 2.24 लीटर एट STP। तो अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया है। आपको वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है STP पर और आपको उसका मास कैलकुलेट करना है, ठीक। चलो आप इसे ट्राई करो, जब तक मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। चलो क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या है, आपको देखो वॉल्यूम दिया है गैस का STP पर और मास निकालना है। तो पहले आप गैस के मोल्स निकालो। तो देखो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करो। वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4, ये चीज तो क्या आ गई, मोल्स आ गया। मोल्स से क्या निकालना है, मास। बताओ मोल्स से मास निकालने के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो इनटू इसका मोलर मास कितना हो गया, 46। सॉल्व कर लो, ये इसको 0.1 टाइम्स कैंसिल करेगा, यानी 4.6 ग्राम। देखो अभी तो क्या ना आप सीख रहे हो, जैसे मैंने आपको ये करके दिखाया। थोड़ी दिनों बाद आप वर्बली सॉल्व कर दोगे, ये तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं लिखकर। 3 लेक्चर के बाद देखना आप इस क्वेश्चन को कॉपी पर लिखोगे ही नहीं, बिना लिखे ही आप क्या कर सकते हो, इनको सॉल्व कर सकते हो। बस एक कंडीशन, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होगी। कर लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया जाता है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम 0.18 ml। आपको वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर दिया हुआ है H2O, कितना, 0.18 ml। अब या तो वो क्वेश्चन में लिख कर देगा और नहीं लिख कर दे तो आप ध्यान रखना, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। तो देखो ये वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, ये डेंसिटी ऑफ वाटर, हम यहां से मास ऑफ 1 ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो बताओ मास ऑफ 1 ड्रॉप कितना होगा, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी अगर 1 है तो मास भी कितना आ जाएगा, 0.18 ग्राम। ml से ml कैंसिल, मास आ गया 0.18 ग्राम। बताओ क्या आप मास ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर से उसके मोल्स निकाल सकते हो। तो मोल्स कितने आएंगे, मास डिवाइड बाय वाटर का मोलर मास 0.01 मोल। क्लियर। लेकिन आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो 0.01 मोल H2O। बताओ 1 मोल H2O में, 1 मोल H2O में टोटल कितना एटम्स, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 मोल एटम्स। बताओ अगर 1 मोल में 3 मोल है तो 0.01 मोल में कितने होंगे, इंटू 3 कर दो, 0.003 मोल एटम्स। ये तो है एटम्स। क्या है, मोल्स ऑफ एटम्स। मोल से क्या निकालना है, नंबर, तो इंटू क्या कर दोगे, 0.03 Na। आ रही बात समझ में। तो क्या किया, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप से मास ऑफ ड्रॉप, मास ऑफ ड्रॉप से मोल्स, या है वाटर के मोल्स, वाटर के मोल्स से एटम्स के मोल्स और उसको मल्टीप्लाई कर दो Na से, तो आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। कर लेंगे, समझ में आता है। चलो तो आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं।
मैंने आपको ये 3 फॉर्मूले डिराइव करके बताए, तीनों को यूज करना बताया, और अब हमने इन तीनों को रिलेट भी कर लिया। रिलेट करके कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चंस तो मैंने यहां करवा दिए हैं, अब बाकी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने। नेक्स्ट क्लास हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी मैंने आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना सिखाया। नेक्स्ट क्लास में आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और चार्ज कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं।